नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। दोस्तों, जो आपका RSM SSB है उसकी तरफ से जो आपका CET यानी कि राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा जो CET का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी RSM SSB ने रखी हैं और किस किस वैकेंसी के लिए क्या क्या आपकी योग्यता चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट रखी गई है और क्या क्या आपकी सैलरी रहने वाली है और किसके लिए क्या आपका सिलेबस रखा गया है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग, तो हम इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, जिससे कि आपको इस वीडियो और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी राजस्थान CET परीक्षा 2022 यानी कि राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा, तो उसके अंदर आपके यहाँ पर बात करें पदों की कितने पदों में भर्ती होने वाली है, तो यहाँ पर आपकी 2996 पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है, जिसके अंदर अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे ये सब जानने के बाद। और बात कर लेते हैं आपकी CET की परीक्षा तिथि है। ये तिथि पहले आपकी अनुमानित थी कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये एग्जाम आपका 6 जनवरी 2023 से लेकर 9 जनवरी 2023 के बीच में लगेगा, यानी कि 6, 7, 8, 9 आपका इतने दिन ये एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम के अंदर आपकी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी होगी। जी हाँ, जो आपका एग्जाम मार्क्स मिलेंगे वो आपके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत उनको आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि आप इस CET एग्जाम है जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, अपना स्नातक लेवल का जो एग्जाम है, इसके अंदर आपकी कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो 22 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, 22 सितंबर से आपके फॉर्म इसके लिए शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 अक्टूबर 2022। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं और काफी अच्छी आपकी ये अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। और बात कर लेते हैं आपके यहाँ क्या फीस रहने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल और OBC कैटेगरी के हैं, जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनकी यहाँ पर 450 रुपए रहने वाली है। और जो EWS कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनकी यहाँ पर 350 रुपए फीस रहने वाली है। और जो SC, ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उनकी यहाँ पर 250 रुपए फीस रहने वाली है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आपके जो ये CET है ग्रेजुएशन लेवल, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किन किन पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो भर्तियां हैं, पहली है आपके यहाँ प्लाटून कमांडर। जी हाँ, प्लाटून कमांडर की पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर आपकी टोटल जो पोस्ट है वो है आपकी 43। ये आपकी 43 पदों पर भर्ती है प्लाटून कमांडर की, जिसके लिए जो मिनिमम आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन कर रखी है, आप स्नातक पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्स सर्विसमैन है, मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक है जो पहले आर्मी में थे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई नायब सूबेदार है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए बात करते हैं अगर एज लिमिट की, तो वो आपकी यहाँ पर 20 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है। अगर आप 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट, तो वो है पटवारी, यहाँ पर जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं पटवारी। तो पटवारी की यहाँ पर 272 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर पटवारी की। और पटवारी के लिए बात करें अगर हम क्या एलिजिबिलिटी है, तो आपकी यहाँ पर पटवारी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आप स्नातक पास होने चाहिए। साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पर आपकी RSCIT भी होनी चाहिए। अगर आपके पास RSCIT नहीं है, आपने RSCIT नहीं कर रखी, तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर का कोर्स हो, BCA हो, MCA हो, या फिर कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर के अंदर, अगर आपके पास वो भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि RSCIT एक मिनिमम कंप्यूटर के लिए मतलब एक लेवल है कि आपके पास ये तो होना ही चाहिए। अगर इसके ऊंचा है MCA, बैचलर्स है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कनिष्ठ लेखाकार यानी कि आपको जूनियर अकाउंटेंट। जी हाँ, अगली पोस्ट है यहाँ पर आपकी जूनियर अकाउंटेंट यानी कि कनिष्ठ लेखाकार। इसके अंदर आपकी यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पर आपकी लगभग पूरी 1923 वैकेंसी है आपकी जूनियर अकाउंटेंट यानी कि कनिष्ठ लेखाकार की। और इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर भी आपकी ग्रेजुएशन प्लस RSCIT यानी कि आप स्नातक पास हो
और यहाँ पर आपके साथ 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 RSCIT भी हो, ठीक है। और RSCIT आप बताइए, मैंने अभी बताया है कि RSCIT के अलावा कोई डिप्लोमा हो, कोई कोर्स हो कंप्यूटर के अंदर जो आपने किया हो तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। और इसके अंदर भी आपकी बात करना है अगर एज लिमिट की, तो अगर आप 21 साल के हैं मिनिमम तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप यहाँ 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 40 साल की है तो। और अगली पोस्ट है वो है आपकी तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि TRA। तो इस पोस्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपकी 198 पद खाली हैं इसके। तो जी हाँ, आपके तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद खाली हैं। इसके लिए भी आपकी ग्रेजुएशन प्लस RSCIT मांगी गई है, और एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है इसके लिए भी। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट से, तो वो है आपकी यहाँ महिला पर्यवेक्षक यानी कि वुमेन सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, इसकी यहाँ पर 176 वैकेंसी हैं। इसके अंदर भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। जी हाँ, महिला सुपरवाइजर के लिए भी आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगली बात पोस्ट की बात करें तो वो है आपकी यहाँ पर उप जेलर, जिसकी आपके यहाँ पर 49 पोस्ट हैं, और इसके अंदर भी एलिजिबिलिटी बात करें तो आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है आपके उप जेलर के लिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं अगली पोस्ट, तो वो है आपके यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। इसके अंदर आपके यहाँ पर 335 पोस्ट हैं, और इसके लिए बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, और आपकी एज लिमिट बात करें तो यहाँ पर आप 21 से लेकर 40 साल की उम्र तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो। जैसे प्लाटून कमांडर है, इसके अंदर 43 पोस्ट हैं, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और एक्स सर्विसमैन और नायब सूबेदार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 40 है यहाँ पर। और जो पटवारी है, पटवारी के अंदर आपके 275 पोस्ट हैं, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन प्लस RSCIT चाहिए। अब कनिष्ठ लेखाकार के लिए बात करें तो यहाँ पर 1923 पोस्ट हैं, इसके अंदर भी आपको ग्रेजुएशन प्लस RSCIT चाहिए, और एज लिमिट यहाँ पे 21 से 40 साल है। अगले बात करें तो तहसील राजस्व लेखाकार की वैकेंसी, जिसके अंदर आपकी 198 पोस्ट हैं, और इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन प्लस RSCIT कोर्स चाहिए, और यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे 21 से 40 साल रखी गई है। अगला है महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर, जिसकी आपके 176 पोस्ट हैं, और इसके लिए भी आपको वो चाहिए ग्रेजुएशन। अगला है आपका उपजेलर, जिसके अंदर 49 पोस्ट हैं, और इसके लिए भी आपको चाहिए ग्रेजुएशन। और उसके बाद है आपका यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, जिसके अंदर 335 पोस्ट हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ में इसके लिए अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी वो आपकी 21 से 40 साल है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या हम ये एग्जाम देने के बाद, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला एग्जाम दिया मैंने, CET एग्जाम देने के बाद क्या मैं डायरेक्ट प्लाटून कमांडर बन जाऊंगा या फिर डायरेक्ट पटवारी बन जाऊंगा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान CET परीक्षा 2022, CET यानी कि तो सामान्य जो पात्रता परीक्षा है, यानी कि इन पोस्ट के लिए जाने के लिए उससे पहले आपको एक सामान्य टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद हर पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट होगा, यानी कि प्लाटून कमांडर का एक अलग मेंस होगा, पटवारी का आपका अलग मेंस होगा, कनिष्ठ लेखा का यानी जूनियर अकाउंटेंट का आपका अलग मेंस होगा। इसी प्रकार से हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेंस होगा। उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स आएंगे, मेरिट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दे दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा होगा, उनको डाउट होगा कि ये एग्जाम देना है तो उसमें मतलब ये मेंस क्यों और ये क्यों। दोस्तों दरअसल है क्या कि जैसे आपका यहाँ पर जो कर्मचारी चयन आयोग है, यानी कि आपका RSM SSB है, उसने क्या किया है कि हर साल आपका एक CET का एग्जाम हुआ करेगा। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका सामान्य पात्रता परीक्षा। आपको हर साल आपने एक बार ये पास कर ली, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने ये पास कर रखी है। तो वो पास करने के बाद फिर आपके जो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए जो मेंस एग्ज़ाम है, आप उसमें बैठ सकते हो। जिस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम देना है आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके अंदर एक ऐसा भी सिस्टम है कि मान लीजिए यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं तो उन पोस्ट के लगभग 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यानी मान लीजिए प्री में यहाँ पर CET एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर आपके मान लीजिए 3000 बच्चे, मतलब 3000 पोस्ट हैं, तो 3000 का जो आपका 15 गुना है उन बच्चों को इसके अंदर पास किया जाएगा मेंस के लिए। यानी कि 3000 के जो 15 गुना बच्चे हैं, 45,000 बच्चे, वो आपके मेंस एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे। तो इस तरीके से आपको CET यहाँ पर क्लियर करना ही होगा, तभी आप अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम में, आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और इसके अंदर आपका ऐसा है कि आपने एग्ज़ाम CET एक बार क्लियर कर लिया तो आपको ऐसा नहीं है कि बार बार एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा हर साल। आपने एक बार इस साल क्लियर कर लिया
तो वही आपको RSM SSB की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आपको नेक्स्ट ईयर भी वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने एक बार पास कर लिया तो आप इस साल और अगले साल मेंस के लिए डायरेक्ट अप्लाई यहाँ से कर सकते हो, अगर आप उसमें क्लियर क्वालिफाई इसको कर पाते हो तो। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि आपके यहाँ पर जो मान लीजिए आप BSc या BCom या फिर BA आप फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आपको एग्ज़ाम देना चाहिए? तो जी हाँ, इसके लिए भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं BSc BCom BA किसी के भी के अंदर, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहाँ पर शर्त यह है कि जब इसका मेंस एग्ज़ाम होगा तो मेंस एग्ज़ाम के होने से पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी मेंस एग्ज़ाम होने से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो ही आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यहाँ आपकी बात कर लेते हैं कि आपका जो CET का एग्ज़ाम है, आपका जो सामान्य पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपके लिए खुशी की बात यह है कि इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये आपका सामान्य पात्रता परीक्षा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका ऐसा भी नहीं है कि मतलब बच्चे सोच रहे हो कि इसके अंदर पास करने का जो पात्रता है वो क्या रहने वाली है, यानी कि मान लीजिए किसी की 40% है या 50% है, किस परसेंट से ऊपर भी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो बच्चे टॉप 15 गणों में रहने वाले हैं, जो 15 गणा टॉप 15 गणों में होंगे, उनको ही यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट किया जाएगा आपकी CET क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके साथ साथ आपको बता दिया है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है, और मैंने आपको यही बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसी हैं, और किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट है। और इस सब के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट करें, तो कमेंट के अंदर आपके हर डाउट को रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक या अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।